नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि यूएस डॉलर अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहा है। जो मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, मुश्किल फ़ैसलों में एक मुश्किल फ़ैसला ये था कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाएं। बढ़ गए, वैसे कहना नहीं चाहिए, अब क्या करूँ यार, मजबूरी है। इंडिया वाले प्रोग्राम रिकॉर्ड करके वहाँ से यहाँ भेजते हैं। तो मैं बता दूँ सबसे पहले भाई, मैं पाकिस्तानी एंकर हूँ। जो हमारी बहुत ही डैश आवाम है ना पाकिस्तान की, जो बहुत ही बड़ी डैश है, जिनको अभी तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं अदना सा जो हूँ अली नासिर, एक एंकर हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। और मैं बतौर पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत ही बड़े डैश हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा कि 30 रुपये इजाफा करने के बाद यकम को इजाफा नहीं किया, जिस पे आप शुक्र अदा कर रहे हैं। वैसे शुक्र तो हर सूरत में अदा करना चाहिए, लेकिन हुकूमत का शुक्रिया अदा जो करने की वजह आपकी बन रही है वो समझ में नहीं आ रही। खैर एनीवे, मैं समझ गया हूँ आप पाकिस्तानियों को हैंडल कैसे करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब मुझे इख्तियार देगा तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे तरीक़ों से घेरूंगा ना कि आपको पता नहीं लगेगा ये लोग क्या बेचते हैं, जो मैं करके निकल जाऊंगा। क्योंकि मैं आपकी पर्सनैलिटी समझ गया हूँ ना। अब मुझे आप लोगों का समझ में आ गया, मतलब आप लोगों को खूब जो है ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं भ्यो भ्यो के लगानी है, फिर उसके बाद एक दिन नहीं लगानी। यानी भ्यो भ्यो के लगानी है, फिर उसके बाद एक दिन नहीं लगानी, और आप लोग उसी में खुश हो जाएंगे। खैर एनीवे, अभी फ़िलहाल मैं शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि यार एक बंदा 1.5 महीने पहले आया है, मैं उसके ऊपर सारा मलबा गिरा दूँ। जो प्रॉब्लम थी देखो क्रिएट करके गए, वो क्रिएट की है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान से भले मैं दिल में हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन पीटीआई की हुकूमत की माशी कारकर्दगी बिल्कुल थर्ड क्लास थी, बेकार कारकर्दगी थी। कोई काम वाम नहीं किया, करप्शन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हुआ, सिलेक्टिव करप्शन के ख़िलाफ़ काम हुआ और सिलेक्टिव ही करप्शन हुई। देखो गोगी का है, रियलिटी है, दबदबा जाएगा। आप देख लेना, फरा गोगी को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। पाकिस्तान में यकीन रखना सिर्फ 2 ही बुरे लोग रहेंगे, एक अली नासिर और एक माविशियात। बाकी सब लोग बच के निकल जाएंगे। गोगी भी जाएगी, गोगा भी निकल जाएगा, है ना, हर बंदा निकल जाएगा। क्योंकि देखें इस मुल्क का निज़ाम ये है कि आप जब आपको मौका मिले ना, तो आपने धब्बा के करप्शन करनी है। पाकिस्तान में हाथ नहीं रोकना, दोनों हाथों से आपने करप्शन करनी है। इतनी करप्शन करनी है कि करप्शन को शर्म आ जाए। फिर उसके बाद जब आप पकड़े जाएं तो थोड़े बहुत दे दिला के आप निकल जाएं। उसके मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं। एक ये कि आप करप्शन करने के बाद कह दें मैंने की ही नहीं, ठीक है, ये पाकिस्तान में करप्शन करने का स्टाइल। नंबर 1, दबा के करप्शन करना, और करप्शन करने के बाद कहना हमने करप्शन की ही नहीं। दूसरा सोल्यूशन, मैंने करप्शन नहीं की, वो करप्ट थे, मेरे से पहले करप्ट थे, ये एक सोल्यूशन। तीसरा सोल्यूशन, मेरे गोडे में लग गई, मेरे कंधे में लग गई, कोई ड्रामा करके करप्शन से फारिग, ठीक है, बच जाएंगे आप। मतलब पाकिस्तान के अंदर आप सक्सेसफुल हैं अगर आप करप्ट आदमी हैं। अगर आप शरीफ आदमी हैं फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, नाम के शरीफ नहीं। अगर आप काम के शरीफ आदमी हैं तो आप कभी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते। ये स्टम्प पेपर के ऊपर साइन करा के मेरे से लिखवा के रख लो। कौम को वैसे भी लोग वो पसंद हैं जो थोड़े से गड़बड़ हो, समझ गए आप बात, जो थोड़े से गड़बड़ हो कौम को पसंद है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बीवियाँ भी पाकिस्तान में हस्बैंड उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं जो 2-3 लगा देता है। नहीं, सच बता रहा हूँ, जो कोई शरीफ खावंद होता है ना, उसके लिए मैंने आपको बताया था, वो फिर नौकर वोटीदा, ठीक है, यानी ज़माना तो है नौकर बीवी का, समझ गए आप बात। तो अब आपने बात को समझना है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें रखो साइड पे, डॉलर आ गया नीचे, मुबारक हो। इंटरबैंक बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है मार्केट में, भले वो कोट कर रहा हूँ रेट, मार्केट आपको कम मिलेगी। तो जो लोग डॉलर खुला करवाने जा रहे हैं, बैंक के पास चले जाएं, बड़ा फ़ायदा होगा। अंदर की बात बता दी मैंने, बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाकर बोलेंगे मेरे पास इतने डॉलर हैं, अकाउंट में डाल के उसको रुपया करवा लेंगे, आपको अफाका होगा। ऐसी को बातें बताते हैं एंकर, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आराम से बैठना है, डॉलर थोड़ा सा शायद नीचे आए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, विदाउट प्रेजुडिस। फिर देखना मामला आगे कैसे बनेंगे। बड़े अहम मेहमान को दावत दी है, जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, मारूफ ताजर सनतकार रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आज काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। लेकिन इशू इनकी पसंद का है, वो ये है कि फ़ॉरेन रिलेशंस, इकनॉमिक डिप्लोमेसी की जहाँ बात आती है, राशिद सिद्दीकी साहब का अपना एक मुकाम है, अपने ताल्लुकात हैं,
और अपनी एक इसके बारे में एक विजन है, इस मामले पर बड़ी ग्रिप है। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू वेरी मच। राशिद साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, कारोबारी लोगों का वक्त भी है उसमें, उनको लेकर रवाना हुए हैं और पहुंच गए हैं तुर्की, जहां पर उम्मीद और तवक्को आते हैं कि जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से रिवाइव करें। लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस का फेस कर रही है टर्की, और हमारे जैसी सिमिलर सिचुएशन थी, जैसे आप पता होगा, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अरे ओए देख लूँगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, ये वाले मामला थे। उसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर इस कदर बढ़ गया लीरा के ख़िलाफ़ कि फिर मतलब ये है कि गोडे गिट्टों में दर्द शुरू हो गया, और तुर्की को फिर इज़राइल के सदर के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने पड़ गए। ये वही अर्तुगल थे जो पहले कह रहे थे कि मैं अर्तुगल बन गया हूँ, टटाएँ। तो अब क्या होगा, हमारे नए ताल्लुकात किस नोयत के होंगे, और अगर कोई हमें फ़ायदा हो सकता है तो वो क्या होगा फ्रॉम एन ऑलरेडी चैलेंज टर्की? जी देखिए, हमको, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमको किसी भी मुल्क को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि उनके मुल्क में क्या हुआ, करप्शन हुई नहीं हुई, क्योंकि मैं इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगेंस्ट हूँ। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे और जब वो पूरी दुनिया में जाते थे और हमारे पॉलिटिशियंस को की बुराइयाँ करते थे, पाकिस्तान के मईशत की बुराई करते थे, पाकिस्तान के सिस्टम की बुराई करते थे, तो वो भी मुझे इंतहाई नागवार गुजरता था। क्योंकि हमको अपने मामला देखने चाहिए बजाय इसके कि हम किसी और मुल्क को फोकस करें। देखिए, असूली तौर पर तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो उनका दौरा है, इस दौरे से बहुत कुछ आपको हासिल नहीं होगा। ये दौरे ऐसे दौरे होते हैं कि जो चंद घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, और 2 घंटे की मीटिंग के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, वो वहाँ पे बैठ जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है लॉबिंग करने से। अगर हमारी लॉबिंग होगी टर्की में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी अमेरिका में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी इसराइल में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी जर्मनी में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी यूरोप के दीगर ममालिक में, तो वहाँ से हमारी इकनॉमी और हमारी मईशत के ऊपर एक पॉजिटिव रूल आ सकता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आपकी लॉबी के जो लोग होते हैं, जब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो आपकी मार्केटिंग करते हैं। अगर आप इतना सा करते हैं तो मार्केटिंग वाले आपको इतना बड़ा दिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर आपकी लॉबिंग नहीं होती तो जो आपके अगेंस्ट लोग हैं, जो उनकी लॉबिंग वहाँ पे होती है, जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह भी हूँ और मैं उसका वो भी हूँ, वो क्या करेंगे कि अगर आप इतना कर रहे तो वो अपनी लॉबिंग के और अपनी मार्केट के तहत वहाँ पे आपकी लॉबिंग करते हुए, आपके अगेंस्ट लॉबिंग करते हुए आपका करता हुआ इतना दिखाएंगे। जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं, ठीक है, चाहे वो अफगान वार के अंदर देख लें, चाहे जिस तरह से भी देख लें, ठीक है, दुनिया हमको हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहती है, ठीक है ना, लेकिन दुनिया ने उसका रिवॉर्ड हमको बिल्कुल ज़ीरो दिया है। और उसका ज़ीरो रिवॉर्ड देने की वजह क्या है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं थी, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि पूरी दुनिया में हमारे कहीं लॉबिंग नहीं थी। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने जो लॉबिंग होती है ना, देखिए, लॉबिंग सिर्फ एक किस्म की लॉबिंग नहीं होती है। वहाँ पे जब लॉबिंग करने वाले होते हैं तो आपकी पॉलिटिकल लॉबिंग अलग होती है, आपकी मईशत से रिलेटेड लॉबिंग अलग होती है, आपकी मीडिया वालों की लॉबिंग अलग होती है, और वो उन ममालिक में बैठ के आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर होते हैं, और वो वहाँ पे बैठ के आपके बिहाफ के ऊपर जो बार्गेनिंग कर होते हैं, वो एक वाइस वर्सा बार्गेनिंग कर होते हैं, ठीक है ना। जिसका अगर आप गौर करेंगे तो हमने 20-25 साल या 40 साल उठा के देख लें, या पाकिस्तान की तारीख में उठा के देख लें, हम कभी भी बहुत अच्छे बार्गेनर नहीं रहे। हमने जब अफगान वार लड़ी तो उस वक्त हम दुनिया से मालिक क्या ले सकते थे, ठीक है ना, लेकिन उस वक्त जो भी लोग होते थे वो हमारे कोई अच्छे बार्गेनर नहीं थे। हम सीपैक में जात के लिए तो ले लेते थे ना, वही तो कह रहा हूँ ना, हम सीपैक में गए, सीपैक के अंदर भी जो हमको बार्गेनिंग हम कर सकते थे या जो कुछ हम उनसे ले सकते थे, उन्होंने हमसे इतना सारा ले लिया और हमने शायद उनसे सिर्फ इतना सा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि खाली लोगों के दौरे कर लेने से, खाली एक टर्की का टूर कर लेने से हमारे मामला बेहतर नहीं होंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, टर्की शायद उन चंद ममालिक में है जहाँ पाकिस्तानियों को वो पसंद करते हैं। मतलब मैं आपको फ्रैंक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे जो वहाँ की, वैसे टीवी पर कहने वाली बात तो नहीं, वैसे बता दूं कि बहुत सारी लड़कियों ने पाकिस्तानियों से शादी भी की हुई है, और वो एक अकेला मुल्क है जहाँ पर ख़ास तौर पे तुर्क जो ख़वातीन पाकिस्तानियों को पसंद करती हैं। यार, मैं बीवी से बहुत डरता हूँ, तो लिहाजा इसलिए मैं ख़वातीन की बात यहाँ पर नहीं कर सकता। नहीं, मैं, ठीक है, और बजाय टर्की ख़वातीन की बात करने के, आप ख़वातीन के बजाय इकनॉमी में बात कर रहे हैं। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ बात। उनके पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे तासुरात है जनरली एज अ कल्चर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वी आर नॉट बार्गेनिंग प्रॉपरली। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ,
दे हैव वेरी गुड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। मैं वैसे बता रहा हूँ, नॉलेज, एजुकेशन। यहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान ने उन्हें बहुत बड़ा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखा दिया। वहाँ पर एक्चुअली एक इख्तलाफी तहरीक भी है, उनके लोग पाकिस्तान आ गए थे, उनको गुलान मूवमेंट के फॉलोअर्स कहते हैं। हमने गैर जिम्मेदारी का जो है वो करते हुए मतलब एक तरह से हमने उन लोगों को वापस कर दिया टर्की को। वैसे जो है वो तकाज़े चाहे अखलाकी हो या दीनी तारीख़ में हो, अगर कोई आपके पास पनाह लेने के लिए आए तो आप उसे लौटा नहीं सकते, जिसकी वजह से नाउ मैनी नॉलेज बेस्ड प्रोफेशनल्स डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान। मैं आपको बता दूं, ख़जाना आजकल सिर्फ नॉलेज का है और टर्क्स के पास अच्छी नॉलेज है, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ, फाइनेंस, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। टर्क्स आर गुड। पता नहीं मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ इस बारे में, लेकिन एज ह्यूमन रिसोर्स दे आर गुड, दे कैन बी ब्रॉट इन टू पाकिस्तान। देखें, आपकी बात में वजन है और ये ह्यूमन रिसोर्स और ये टेक्निक्स पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह मौजूद हैं, लेकिन आप मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ ट्रांसफॉर्म कब होंगी, जब आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए हमेशा ग्रास रूट में अगर आप जाएं, ग्रास रूट जो पाकिस्तान का मसाइल है, जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा, वो ये रहा कि अगर आप गौर करें तो आज से 40 साल पहले के पार्लियामेंटेरियंस के अंदर और आज के पार्लियामेंटेरियंस की क्वालिटी के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। रफ्ता रफ्ता जो क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है हमारी, वो अब से अबतर होती चली जा रही है। ठीक है, जब पार्लियामेंट में जब आपके लोग, चाहे किसी भी जमात को, देखिए मैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान की लिए मारा वो सारी जमातों के लोग पाकिस्तानी ही हैं सर। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो मैं कह नहीं सकता कि है नहीं, खैर हो, लेकिन क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है ना, वो अच्छी नहीं है। जब अगर आपकी क्वालिटी और सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, इसलिए कि देखें इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि आज लोग एमएनए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सेनेटर बनने के लिए करोड़ों रुपए ना लगाता हूँ। तो आज जो ना लोगों ने पार्लियामेंट की सीटों को अपना एक बिजनेस बना लिया है कि हाँ यार ठीक है, हम 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करके जाएंगे तो हमने अपना 40 करोड़ रुपए निकालना है। तो जब वो सीट के पर आके बैठते हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, वो गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वो इस दौड़ में लगे होते हैं कि यार मेरी हुकूमत आई है, हो सकता है कि 1 साल चले, हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 3 साल चले, तो मैंने अपने 20 करोड़ को 40 करोड़ और 60 करोड़ की सूरत में कैसे वापस लेके आए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ जब लोग जाते हैं, देखिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अभी भी जो आपका बजट बना रहे हैं वो मिफ्ता इस्माइल बना रहे हैं। ठीक है, आज से 4-5 साल वो इसाक वो भी बना रहे हैं, मतलब वो भी इसाक डार हो, मिफ्ता इस्माइल हो, लेकिन देखिए ये खुद बना रहे हैं। जब तक ये देखिए मुल्क को चलाने में, आपको एक बात बताता हूँ, आप पिछले 30 साल के अंदर उठा के देख लें कि कितने आपके फाइनेंस मिनिस्टर आए और चले गए। इमरान खान के दौर के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर आके, फाइनेंस मिनिस्टर आके चले गए। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल भी मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड टाइम अपने बजट को पेश कर दिया। लेकिन जो गैप है वो ये है कि जो असल स्टेक होल्डर हैं वो सनतकार हैं और वो एक्सपोर्टर्स हैं। जब तक आप उनको बिठा के मईशत को डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप उनको देखें, हम तो अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं तो तकरीबन 40-45 साल से कारोबार कर रहा हूँ और इस 45 साल में मैंने कितने फाइनेंस मिनिस्टर देखे, आए और चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आए उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। बुरा ना माने एक बात कहूँ, जी, असल बात ये है कि तिजारत और सनत के शोबे में लोगों को वो कंसल्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो जनरल लीडरशिप है उसको कंसल्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का मैं कह सकता हूँ कि मियाँ मंशा साहब की बात को बड़ा वज़न देते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो ताजिर सियासत में है ही नहीं, वो अपना काम करवा लेते हैं जिस तरह से भी। ठीक है, मलिक रियाज साहब का बड़ा उनका वो डायरेक्ट जो भी काम होता है वो इम्पॉसिबल काम भी वो करवा लेते हैं, लेकिन कभी कभार काम इम्पॉसिबल हो जाए फिर वो नहीं करवा पाते। आप बिजनेसमैन नहीं कह सकते। ठीक है ना, देखिए बिजनेसमैन, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेसमैन आप उनको कहेंगे कि अगर आपने अच्छी मईशत चलानी है और आपने अपने कल के लिए एक अच्छा कदम उठाना है तो आपको एक मईशत का थिंक टैंक बनाना होगा। और मईशत की जितनी पॉलिसी है ना, उन तमाम पॉलिसी को आपको अपनी नेशनल पॉलिसी बनाना होगा। इसलिए कि अगर कोई भी जमात आ जाए, कोई भी किसी की पार्टी आ जाए, किसी की मतलब हुकूमत चेंज हो जाए, लेकिन उस पॉलिसी पे कोई कंप्रोमाइज, बल्कि अमेरिका की तर्ज पे इस तरह बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो कि कंटिन्यूटी को सजेस्ट करते हैं। थिंक टैंक के अंदर लोग आते जाते रहते हैं लेकिन पॉलिसीज में कंटिन्यूटी। थिंक टैंक के अंदर सबसे पहले आपको उन सनतकारों को, उन एक्सपोर्टर्स को रखना होगा डायरेक्ट, जो एक्सपोर्टर्स आज जो कर रहे हैं ये काम। अब लॉबिंग कैसे करनी है ये बड़ा अहम, देखिए समझना बात को। अब वो
मुस्कुराहट मेरे जहन में इसलिए आई क्योंकि बीच में मैंने इनको कहा कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हो भी सकता है, नहीं भी। अब प्रॉब्लम ये है कि सर लॉबिंग कैसे करें जब लॉयल्टी इस मुल्क के साथ ना क्लैरिटी नहीं है उसमें। मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, लॉबिंग वो जाके बाहर के मुल्क में बाहर वालों से करेगा जब उनकी अपनी लॉयल्टी उस कंट्री के साथ ना हो। देखिए आपकी की पोजीशंस के ऊपर जितने लोग होते हैं अमूमन उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उनकी फैमिलीज़ भी बाहर रह रही होती हैं, उनके इंटरेस्ट भी बाहर होते हैं, और पानामा पेपर हों या जितने पेपर हों या कौन कौन से लीक हो, इन सब में पता लगता है कि उन सब की ओनरशिप बाहर, इंक्लूडिंग पीपल हु आर मेकिंग पॉलिसीज़ रिगार्डिंग फाइनेंस, ट्रेड, इकोनॉमी। अब आप एंड इंडस्ट्रीज़, ये ओपन सीक्रेट है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं हुई। तो सर इकोनॉमिक लॉबिंग आप कैसे करोगे जब आपका इंटरेस्ट ही जो है वो चेंज है, आपके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट बाहर हैं, आपके सेंसिटिव और इमोशनल इंटरेस्ट बाहर हैं। आप मुझे बताएं लॉबिंग तो तब होगी ना, ये लॉबिंग कैसे करेंगे? लॉबी नहीं कर सकते, मेरा दिल नहीं मानता। आप मुझे समझाएं। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई सेकंड अथॉरिटी की ना कर सकने की कोई वजूहत नहीं है। और देखें करने की वजह ये है कि इस वक्त एक बात तो तय है कि अगर मुल्क के साथ कोई सिंसियर है ना, और बाई डिफॉल्ट सिंसियर है, तो वो आपकी फोर्सेस है, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है कि जब आपकी कोई नेशनल पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर आपके सनतकार होने चाहिए, उसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, और उसके अंदर आपकी फोर्सेस के लोग होने चाहिए। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी थिंक टैंक्स होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, क्योंकि देखें बगैर आपकी फोर्सेस के आप कभी भी कोई भी नेशनल पॉलिसी या एक नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी तो नहीं बना सकते, ठीक है। आप मज़ेदार बात ये देखें कि पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में दिन रात बिजनेसमैन मशगूल हैं, और पाकिस्तान को बर्बाद करने में, पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश करने में पॉलिटिशियन माशाल्लाह से दिन रात मशगूल हैं। वो जमहूरियत की खातिर ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जमहूरियत जो है वो बेहतरीन जो है ना इंतकाम भी है, तो देखें बेहतरीन मामलात को चलाने का तरीका भी है, वोट को इज्जत दो। मैं सारी पार्टियों का स्टांस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आज आपके मुल्क में एक थिंक टैंक बने, उस थिंक टैंक में जो टॉप के एक्सपोर्टर्स हैं, एसोसिएशंस को नहीं, आप कभी भी बिजनेस एसोसिएशंस को ना उनसे मशवरा करें, ना उनके पास जाए, आप उनसे कोई दूसरे काम ले लो, आप बिस्मिल्लाह ले लें, लेकिन नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए आपको बजाय एसोसिएशंस के आपको डायरेक्ट उन लोगों के को बैठाना होगा जो डायरेक्ट आपके एक्सपोर्टर्स हैं, जो डायरेक्ट आपके स्टेक होल्डर हैं। राशिद सिद्दीकी साहब, मैं टीवी के ऊपर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। फरमाइए। आप नसीहत कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इस सिलसिले में आप काम भी कर रहे हैं। आप कदम बढ़ाएं, लोग आपके साथ हैं भी और मज़ीद भी आएंगे। अगर मीडिया से आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो मेरी खिदमत हुई, और भी मीडिया पर्सन हम भरपूर तौर पे आपके पीछे होंगे। देखिए असल बात यह है कि जो बात आपने की है उसमें क्लैरिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बात आप बता रहे हैं उसमें डायरेक्शन भी है, लॉजिक भी है और वेट भी है। ये काम शुरू किसी ना किसी को करना पड़ेगा। आपने कहा तो अब ये जिम्मेदारी हम आप ही के कंधे पे डाल देंगे, क्योंकि देखें बाकी सारे लोग जब कहते हैं वो अवॉइड कर जाते हैं। आप भरपूर जिम्मेदारी ले लें, आप करें काम। मैं तो मुल्क और कौम के खातिर हर किस्म की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें तो मैं आपको पूरी कंप्लीट डायनामिक और बताना चाहूँगा। जी जी बताएं। कि देखें अगर आपके मुल्क के अंदर एक अच्छा थिंक टैंक बनता है जिसके अंदर आप जो टॉप के एक्सपोर्टर्स हैं, टॉप के बिजनेसमैन हैं, आप उनको बिठाएं, उनके साथ आप ब्यूरोक्रेसी को भी बिठाएं, उनके साथ आप पॉलिटिशियंस को भी बिठाएं, और उनके साथ आप फोर्सेस को भी बिठाएं। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि उसके अंदर लीड आप सनतकारों को, बिजनेसमैन को लेने दें। देखिए पाकिस्तान को बने हुए आज कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 75 साल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो गए ना, ज़्यादा हो गए। इस 75 साल के असना के अंदर आप अगर जितने बिजनेसमैन हैं, कोई चाहे जैसे आपने मियां मंशिया का नाम ले लिया, चाहे वो हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल वाले, मलिक रियाज को भी अवॉइड ना करें, आप उनको भी ले लें, कोई बुराई नहीं है। मैं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो रियल्टर्स हैं, उनका उससे रियल एस्टेट से काम है। उनको मईशत के बारे में मैं समझता हूँ कि इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। आप बिजनेसमैनों को देखें, अगर 40 साल में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन हो मिफ्ताह इस्माइल समेत, कि क्या उनका कारोबार नुकसान में है, क्या उनके बिजनेस के अंदर कोई मसाइल हैं, तो जब वो अपने
बिजनेस के लिए अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, जब वो अपने कारोबार के लिए एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, तो वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए एक मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते? ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अब ये जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हाँ। देखें मैंने आपका 5 मिनट मांगा था, हाँ, मैंने 5 मिनट मांगा था। इसके लिए क्या है कि आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और क्योंकि देखें बिजनेस फंड जो है ना वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, उसको इकोनॉमी का भी पता है, उसको मार्केटिंग का भी पता है, उसको प्रोडक्ट्स का भी पता है, और उसको ये पता है कि मैं दुनिया में किन किन ममालिक में कहाँ कहाँ अपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट को फोकस करूंगा तो मुझे बिजनेस मिल सकती है और मेरी ये एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। उसको ये पता है कि आज मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखें आप, क्योंकि WTO की वजह से आप बहुत सारी जगह पे अपनी इंपोर्ट को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप अपने मुल्क में उसका सब्स्टिट्यूट लाके आप उसको डिस्करेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन को पता है, सनतकार को पता है कि मैंने अपनी लॉबिंग उस मुल्क में कैसे करनी है, मैंने अपनी मार्केटिंग उस मुल्क में जाके कैसे करनी है। ठीक है ना, तो जिनको पता है जो कुछ कर सकते हैं, आज उनकी टके की वैल्यू नहीं है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते, जिनको ये भी नहीं पता है कि मैं 1 साल लूंगा या 2 साल लूंगा 3 साल लूंगा, आपने उनके हाथ में सारा काम दिया हुआ है। तो उसकी वजह से आपको कभी भी आपकी, जब तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एक मईशत की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने थिंक टैंक्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप दुनिया के अंदर अपनी मुख्तलिफ किस्म की लॉबीज नहीं बनाएंगे, जब तक दुनिया में हर मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो आपका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा और आपका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। अब आप फरमाएं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि फिर ये आग का दरिया है सियासत का, इसमें भी कुछ ताजिर सनतकारों को कूदना पड़ेगा। हर मुल्क में लोग कूदे हुए हैं, चाहे बराह रास्त, बिलवास्ता या बिलावास्ता। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान से ज़्यादा बल्कि वहाँ देखा जाता है। अब आप वहाँ देखिए, अंबानी जो हैं बराह रास्त सियासी मामलात के अंदर तो नहीं है, लेकिन सियासत में अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं। उसका उनको बहुत सारा फ़ायदा भी है, और इससे उनके कारोबार भी फल फूल रहा है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि कलेक्टिवली उनकी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के लिए कहूँगा, ये मैं कह रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, मैं आपको फिर कहूँगा कि आप किसी मुल्क को छोड़ दें, उसको डिस्कस ही ना करें। आप सिर्फ अपने मुल्क को देखें कि आपके मुल्क में क्या होना चाहिए, आपके मुल्क में जो होना चाहिए, आप अगर उसको फोकस कर लेंगे तो देखें दुनिया क्या करिए, कैसे करिए, हमको तो आज ये देखना होगा। हाँ, आप उसको कंपेयर ज़रूर करें, और वो थिंक टैंक बैठ के कंपेयर करें कि हाँ दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। आप यकीन माने कि कुदरती वसाइल जितने पाकिस्तान के पास है ना, उतने शायद पूरी दुनिया में 1 या 2 या 4 या 6 ममालिक के पास होंगे। दुनिया की बेहतरीन ब्यूटी आपके पास है, दुनिया के बेहतरीन टूरिज्म प्लेसेस आपके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन पहाड़ आपके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन दरिया आपके पास है, मोंजोदाड़ो और टेक्सला। ब्यूटी आपने क्या, फिर मुस्कुरा दिया, फिर आपने कहा मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात करूंगा, खंडरात आपने हाँ, ठीक है ना, ये सारे आपके पास मौजूद है ना, आसार कदीमा, मतलब बहुत सारे आसार कदीमा। फिर अगर आप उसके अंदर चले जाएं, आज हम एडिबल ऑयल 6 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास 60% यूथ है। थोड़ी तिश्नगी रह जाएगी, वक्त खत्म हो गया, इससे ये बहाना भी बन जाएगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करें। और आज जो है बड़ी पावरफुल गुफ्तगू हुई नाजरीन, और एक हाई लेवल की गुफ्तगू हुई मेरे ख्याल से। प्रोग्राम क्योंकि सिफारत खाने भी देखते हैं, सिफारतकार भी देखते हैं, उनको भी पता लगेगा कि हमारे यहाँ भी विजन है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक दूसरी समत के अंदर सोचते हैं, एंड दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपने जो एजेंडा दिया था फॉरेन पॉलिसी का, उसमें क्लियर किया था पाकिस्तान विल मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो नाजरीन जागें, समझें इस बात को, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और जैसे अमली तौर के ऊपर राशिद सिद्दीकी साहब ने बहुत सारे सजेशंस दिए, आएँ मिलकर कोशिश करते हैं, इस पर वर्किंग करें, एज ए नेशन भी करें, इंटेलेक्चुअल्स भी करें, और सारे ताजिर सनतकार बिरादरी को भी मैं ये कहूँगा कि इन लाइन्स पर सोचें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।